हेलो एवरीवन, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के असर्शन रीज़न वीडियो में आप सबका स्वागत है। पता है मेरे को कि बहुत दिन हो गया था, बहुत लेट हो गया था, बट मेरा थोड़ा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। खांसी सर्दी वगैरह ये सब हो गया था, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, बाकी का मैंने क्लास 11th पूरा कंप्लीट कर दिया है, जहाँ पे हम लोग 15 असर्शन रीजन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एंड क्लास 12th भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एंड हम लोग उसके 4th चैप्टर पर पहुंच गए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन। Assertion दी है that Mendel conducted artificial pollination experiment for his genetic studies using true breeding pea lines। तो assertion बिल्कुल सही है। जो मेंडल ने 7 साल काम किया था 1856 से लेकर के 1863 तक पी प्लांट के ऊपर, उसके 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने जेनेटिक स्टडी को स्टडी करने के लिए, मतलब जो पी प्लांट है उसके अंदर कैसे जेनेटिक के अंदर, उसके जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कैसे कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था पी प्लांट के अंदर। मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो खुद से नहीं हो रहा है, उन्होंने खुद से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पॉलिन होता है, जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल को उन्होंने पॉलिनेट कराया पॉलन से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिफिशियली नहीं कराया ये पॉलिनेशन को, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोला गया। और ये जेनेटिक स्टडी थी जिसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ किया। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होती है, जैसे अगर मान लेते हैं उन्हें टॉल प्लांट के बारे में स्टडी करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टॉल प्लांट है इसके बारे में मैं स्टडी करूँ, उसके हर जनरेशन वाइज क्या चेंजेस उसमें आ रही हैं, तो वो चाहते थे टॉल प्लांट के बारे में स्टडी करना फॉर एग्जांपल। तो अगर आप चाहते हो कि टॉल प्लांट के बारे में स्टडी करो, तो आप क्या कराओगे कि पेरेंट जो है वो टॉल लोगे, टॉल मतलब कि जो जिसका अलील जो होगा कैपिटल टी, और उसके साथ क्रॉस कराओगे टॉल पेरेंट, मतलब टॉल के साथ ही टॉल कराओगे, तो आपके गैमेट्स में यही वाला एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट ये बनेगा, और इसका जाइगोट जब बनाओगे तो ये बनेगा। मतलब कि जो जाइगोट बन रहा है, मतलब जो आगे प्रोजेनी बन रहा है, वो भी टॉल बनेगी। तो ये इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। तो जैसे मेरे को टॉल के बारे में स्टडी करना है, तो मैं चाहूँगी कि हर जनरेशन में टॉल प्लांट्स ही आए, तो टॉल प्लांट्स आएंगे तभी तो मैं उनको हर जनरेशन वाइज स्टडी कर पाऊंगी। तो इसी को बोलते हैं कि पेरेंट के जैसा ही प्रोजनी प्रोड्यूस होना कई जनरेशन तक, इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम कैरेक्टर को, ट्रेट को स्टडी कर सके जनरेशन वाइज, इसलिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ किया था एंड साथ ही में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स सोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस। तो यही मैं आपको बताई थी कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को क्यों यूज़ किया था, क्योंकि जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होती हैं वो एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को फॉलो करती हैं, और कई जनरेशन तक ऐसा हो सकता है, ताकि आपको वो स्टडी करने में फिर उस ट्रेट के बारे में आसानी होगी, क्योंकि वही ट्रेट हर जनरेशन वाइज आती है। तो इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो असर्शन रीजन दोनों से, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि व्हाई मेंडल यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया दैट एट F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोथ पेरेंटल ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली जो मेंडल थे उन्होंने पी पर परफॉर्म किया था ये अपना जो भी क्रॉस वगैरह था, तो उसका जो पहला क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बारे में दिया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या किया था कि एक प्योर टॉल प्लांट लिया था। प्योर टॉल मतलब कि उसमें जो अलील्स होंगे वो दोनों होमोजाइगस होंगे, कैपिटल टी, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, छोटा सा प्लांट लिया था ड्वार्फ प्लांट, जिसके अलील्स क्या थे, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी उसके अलील्स थे। तो कैपिटल टी से एक ही टाइप का गैमिट बनाएगा जो होगा क्या, कैपिटल टी, और स्मॉल टी एक तरह का गैमिट बनाएगा जो कि होगा स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाले को उन्होंने, ये फर्स्ट F1 जनरेशन थी जहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तो क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर जितनी की जितनी प्रोजेनी मिली, जितनी की जितनी प्लांट्स मिली, वो क्या थी, टॉल थी, सारी की सारी टॉल थी। अब इन्हीं प्लांट को
इसी के साथ क्रॉस कराया, मतलब कि सेल्फिंग कराया उन्होंने, तो टी टी को क्रॉस कराया उन्होंने टी टी के साथ में ही। तो अगर पनेट स्क्वायर बना के देखा जाए तो फिनोटिपिक मतलब जो आंखों से दिख सका हमें, वो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला कि 3 टॉल प्लांट मिले एंड 1 डॉर्फ प्लांट मिला। तो 3:1 हमें रेशियो मिला फिनोटिपिकली। और जीनोटिपिकली देखा जाए तो कैपिटल टी 1 मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले और स्मॉल टी 1 मिला। मतलब 1:2:1 जीनो टाइप मतलब जीन का रेशियो था जो पेरेंटल टाइप थे। पेरेंटल टाइप क्यों? क्योंकि हमने पेरेंटल टाइप में क्या लिया था, टॉल लिया था और डॉर्फ लिया था। और वही हमें F2 जनरेशन के अंदर देखने को मिला 3:1 के रेशियो में, 3 था टॉल एंड 1 था डॉर्फ। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि F2 जनरेशन के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो जो दोनों पेरेंटल ट्रेट्स हैं मतलब टॉल और डॉर्फ, वो कैसे एक्सप्रेस हुए, 3:1 के रेशियो में एक्सप्रेस हुए फिनोटिपिकली, और जीनोटिपिकली 1:2:1 के रेशियो में। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट द कंट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट सो ब्लेंडिंग एट F2 जनरेशन। रीजन में ये कह रहा है कि जो कंट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट्स थे, जो 2 पेरेंटल ट्रेट्स थे, कौन कौन से थे, टॉल थे और डॉर्फ थे, उन्होंने ब्लेंडिंग कर दी F2 जनरेशन के अंदर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लेंडिंग का मतलब कि जो सेकेंड जनरेशन है मतलब F2 जनरेशन जहाँ में 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिला और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला, वहाँ पे ये कह रहा है कि ब्लेंडिंग हो गई। मतलब कि हमें टॉल मिला, डॉर्फ मिला, वहाँ क्या मिला, हमें इन दोनों के बीच की हाइट मिली। ना ही टॉल मिला ना ही डॉर्फ मिला, इनके बीच की हाइट मिली। ना ही प्योर हमें टॉल मिला ना ही प्योर हमें डॉर्फ मिला, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें प्योर 3 टॉल मिलता है प्लांट एंड 1 डॉर्फ मिलता है 3:1 के रेशियो में। यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, जबकि रीजन में दिया दैट ब्लेंडिंग हुई थी। तो ये रीजन गलत है, असर्शन से ही, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसका असर्शन दिया दैट टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी एंड ईदर ऑफ द पेरेंट टाइप्स। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या है, अगर आप चाहते हो, देखो कोई भी प्लांट अगर टॉल है तो हमें पता है वो 2 चीज़ की वजह से टॉल हो सकता है। या तो वो होमोजाइगस होगा तो टॉल है, मतलब कि कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा, या तो वो हेट्रोजाइगस है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्योंकि कैपिटल टी वाला डोमिनेट है तो वो डोमिनेट करेगा तो वो प्लांट टॉल हो जाएगा। मतलब कि जो अननोन प्लांट है, अगर कोई टॉल प्लांट है तो मुझे पता है या तो वो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसी चीज़ को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं एक, जहाँ पे हम पता करते हैं कि वो जो अननोन प्लांट है भाई, वो जो टॉल अननोन प्लांट है, वो आखिर उसका जीन कैसा है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। इसको पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, जहाँ पे उस अननोन प्लांट को हम लोग एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। मतलब वो अननोन प्लांट ले लिया और उसके साथ में स्मॉल टी वाला एक प्लांट ले लिया, उसके साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं। और अगर F1 जनरेशन के अंदर तो अगर आपको 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिलता है, इसका मतलब कि जो अननोन प्लांट था वो हेट्रोजाइगस था, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी था, होमोजाइगस नहीं था, कैपिटल टी नहीं था। अगर 50% टॉल 50% डॉर्फ आ रहा है, इसका मतलब कि जो अननोन प्लांट था ना वो कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा, दोनों से वो बना होगा, इसीलिए हमें 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिलता है। तो इस तरह से हम पता करते हैं। और वही अगर 100% टॉल प्लांट आपको मिलती हैं, इसका मतलब कि जो अननोन प्लांट था वो कैसा था, होमोजाइगस था, मतलब उसमें केवल और केवल कैपिटल टी और कैपिटल टी था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ उस अननोन प्लांट को क्रॉस करके पता करते हैं कि वो जो अननोन प्लांट है वो क्या है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है। तो यहाँ पे क्या दिया असर्शन में, दैट टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी एंड ईदर ऑफ द पेरेंट टाइप्स। ये बिल्कुल गलत है। टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द अननोन प्लांट का जो है वो अलील अननोन प्लांट एंड रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग करते हैं। तो असर्शन यहाँ पे गलत है। रीजन दिया दैट टेस्ट cross is used to predict the genotype of an individual of unknown genotype। तो रीज़न बिल्कुल सही है। हम लोग टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि वो अननोन प्लांट का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था या कैपिटल टी था। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका असर्शन दिया दैट द पिंक कलर फ्लावर अपीयर इन F1 जनरेशन ऑफ प्लांट डॉग फ्लावर। प्लांट जो है ये डॉग फ्लावर, उसका नाम है डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन एंथरम स्पीसीज, ये सारे एक ही नाम है इस फूल के।
तो ये वजह जो फूल होता है, इसके दो टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं हमें, रेड फ्लावर मिलता है और एक वाइट फ्लावर मिलता है, जिसमें से रेड कलर का जो फ्लावर होता है वो डोमिनेंट होता है। मतलब कि अगर हम रेड को वाइट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए था, F1 जनरेशन में जैसे सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, वैसे डोमिनेंट वाला यहाँ पे डोमिनेट करना चाहिए था, तो हमें सारे के सारे F1 जनरेशन में हमें रेड मिलना चाहिए था। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, मेंडल का लॉ का एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर हमें ना ही रेड कलर देखने को मिलता है F1 जनरेशन में, हमें रेड की जगह क्या देखने को मिलता है, पिंक कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें जब रेड को वाइट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिंक के सारे पिंक फ्लावर मिलते हैं F1 जनरेशन में, जो कि किसको दर्शाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दर्शाता है। मतलब रेड फ्लावर ने कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया F1 जनरेशन में, इनकम्प्लीटली डोमिनेट किया है, इसीलिए रेड की जगह इसलिए हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि जो जो द पिंक कलर फ्लावर है वो अपीयर करता है F1 जनरेशन में, इस कौन से प्लांट के, डॉग फ्लावर के प्लांट के। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट दिस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एपिस्टेटिक सेपरेशन ऑफ वाइट कलर अलील इन वन ऑफ पेरेंटल फ्लावर बाय रेड कलर अलील। तो रीज़न तो बिल्कुल गलत है, एपिस्टेटिक सेपरेशन ये होता ही नहीं है। एपिस्टेटिक सेपरेशन में हम लोग दो जीन लेते हैं, जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है और वो डोमिनेट करता है, उस हिसाब से वो होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे वो जो फिनोमेना है वो एक्ट कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना कि एपिस्टेटिक सेपरेशन। तो असर्शन सही, लेकिन रीज़न गलत है, ड्यू टू एपिस्टेटिक सेपरेशन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया दैट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, जनरली हम लोग मेंडल वाले क्रॉस में ये पढ़ रहे थे कि एक जीन था जो जिसके दो फॉर्म्स थे, दो अलील्स थी, ठीक है जी। जैसे कैपिटल टी, जैसे टॉल प्लांट का कैपिटल टी था, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि एक जीन जो है उसके मल्टीपल अलील्स होते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है वो होता है आई जीन, और इसकी तीन फॉर्म्स होती है, तीन एलील्स होती है, IA, IB और I। नॉर्मल एक I या IO बोलो इसको, वो बात बराबर है। तो इसके तीन अलील्स होती हैं और ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो कि है आपका ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट है जो एक कैरेक्टर विच इज ब्लड ग्रुप को डिनोट कर रहा होता है। तो असर्शन सही है। रीजन दिया दैट इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन IA एंड IB अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स। तो बिल्कुल रीज़न सही है, क्योंकि ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो हमारे जितने भी होंगे AB ब्लड ग्रुप वाले, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर कमेंट करेगा अपना ब्लड ग्रुप AB। तो ये जो AB ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं, जो IA है और IB है उनका, तो उनका जो सरफेस होता है RBC का, उसके ऊपर IA वाला अलील है एंड उसके साथ में IB वाला अलील दोनों प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि A डोमिनेट करेगा या B डोमिनेट करेगा, नहीं, दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये अगर एक RBC के ऊपर प्रेजेंट है तो दोनों ही डोमिनेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं को डोमिनेंस। को हेड स्कूल होता है जहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, वैसे ये को डोमिनेट करता है, मतलब दोनों के दोनों डोमिनेट करता है कैरेक्टर। और वो जो बंदा है उसका ब्लड ग्रुप क्या निकल के आता है, AB ब्लड ग्रुप निकल के आता है। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं को डोमिनेंस। तो जो रीज़न है बिल्कुल सही है दैट इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन IA एंड IB अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स। इसलिए ब्लड ग्रुप क्या मिलती है, AB मिलती है। अगर सिर्फ A है तो A ब्लड ग्रुप, दोनों है तो AB ब्लड ग्रुप, सिर्फ B है तो AB, सिर्फ B है तो B ब्लड ग्रुप मिलेगा आपको। तो असर्शन भी यहाँ पे सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन नंबर 6 इस असर्शन दिया है दैट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल सही है। हम लोग मेंडल के 3 लॉ पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया। तीनों लॉ जो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिनमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आप सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ही स्टडी कर सकते हो, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग 2 कैरेक्टर्स को लेंगे, 2 ले लो या फिर 2 से ज़्यादा कैरेक्टर ले लो, वहाँ पर ही हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि यहीं पर आपको कई सारी कॉम्बिनेशंस, गैमिट की कॉम्बिनेशंस देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं कि हम लोग राउंड येलो सीड लेते हैं और रिंकल ग्रीन सीड लेते हैं। राउंड का दो अलील होगा कैपिटल आर, और येलो का कैपिटल वाई कैपिटल, क्योंकि ये डोमिनेट है इसलिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई। रिंकल ग्रीन रिसेसिव वाला है ये, तो स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, दो दो अलील्स होंगी सबकी। और गैमेट्स बनने के वक्त पे ये यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा और यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो का बनता है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आता है F1 जनरेशन में। अब यहाँ पे जो मिला है आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये किस टाइप के कॉम्बिनेशंस के गैमेट्स बना सकते हैं? ये सारे के सारे जो है, ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। स्मॉल आर वाला जो है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, जो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब इसका सेल्फिंग करते हैं, मतलब आप देख रहे हो ना इतना सारा कॉम्बिनेशंस बन रहा है, इतना सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, ये एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट मैनर में ये वाला इसके साथ चला जा रहा है, ये वाला इसके साथ चला जा रहा है और इतनी सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जिसका जहाँ मन है वो वहाँ जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ कि बाकी कोई कौन सा क्या जा रहा है, किसके साथ कॉम्बाइन कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस बनती हैं और इसी के साथ सेल्फिंग करा देते हैं, मतलब इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ सीड्स आपको देखने को मिलती हैं। जबकि हमने पेरेंटल टाइप में हमने सिर्फ राउंड येलो लिया था और रिंकल ग्रीन लिया था, लेकिन F2 जनरेशन में हमें इतनी सारी और वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है। तो पेरेंटल टाइप तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, लेकिन उसके साथ में और दो टाइप का भी आपको देखने को मिल रहा है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। तो ये कहाँ से आई हैं? ये तभी तो आई जब ये सारी अलील्स ने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस को बनाया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ, तभी तो ये सारी कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिली हैं। तो वही असर्शन में दिया है कि द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू लिंक्ड जीन्स। तो बिल्कुल रीजन गलत है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग तभी देख पाते हैं जब एक क्रोमोसोम के अंदर जो अलील्स प्रेजेंट है, या तो वो दूर दूर प्रेजेंट हो या फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो, तभी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाते हैं। अगर आपके एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एकदम पास ही पास में वो दोनों जीन्स हैं, वो दोनों एलील्स प्रेजेंट है एकदम पास पास में, तो वो फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएगा, वो उसके साथ में जुड़ा रहेगा, वो जहाँ भी जाएगा उसके साथ में वो भी जाएगा। लेकिन अगर वो दूर दूर है क्रोमोसोम के ऊपर या फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो फिर वो मियोसिस करते वक्त जब वो गैमेट बना रहा होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा और वो फ्रीली कॉम्बिनेशंस को बना पाएगा। तो रीज़न गलत है कि ये सिर्फ लिंक जीन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि ऐसा नहीं है, लिंक जीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया है दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात किया है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि ऐसा अगर आपने टॉल पेरेंट लिया है और एक डॉर्फ पेरेंट लिया है, तो उसके दो अलील्स ऐसे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कैपिटल टी हुआ, यहाँ पे कैपिटल टी, और इस वाले डॉर्फ पेरेंट का ये जो दो अलील है स्मॉल टी, ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त पर, क्योंकि मियोसिस होती है तो एक ही आएगा क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम आएगा और एक ही टाइप का गैमेट इसने बनाया था तो कैपिटल टी वाला आएगा, इसने बनाया तो एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा, स्मॉल टी वाला बनाएगा, और दोनों जब फॉर्म करेंगे जाइगोट बनाएगा और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जाइगोट बन जाएगा। हमें यहाँ पे क्या समझना है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, अलील्स प्रेजेंट है, तो अगर क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है या क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है या सेग्रीगेशन हो रहा है गैमीट बनने के वक्त पर, तो क्या हो रहा है उसके साथ में आपके फैक्टर्स जो है, मतलब कि आपके जो फैक्टर्स है, जो अलील्स है, जो जीन्स हैं आपकी, वो भी सेग्रीगेट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर हो रही हैं, और मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, और क्रोमोसोम मूव करेगा तो उसके ऊपर प्रेजेंट है अलील, तो वो भी मूव करेगा। जैसे आप ले लो, आपके दोनों हाथ में एक एक बॉटल है, एक हाथ में एक बॉटल है, एक हाथ में एक बॉटल है। अगर आप दोनों हाथ को अपने पास में लाओगे तो दोनों बॉटल भी पास में आएगा, और अगर आप अपने दोनों हाथों को दूर ले जाओगे तो आपके
हाथों में प्रेजेंट, दोनों बॉटल भी दूर जाएगा। वही ये बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे क्योंकि क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है तो वैसे ही आपका क्या होगा, उसके ऊपर प्रेजेंट फैक्टर्स, उसके ऊपर प्रेजेंट जीन, उसके ऊपर प्रेजेंट क्या है, एलील प्रेजेंट, वो क्या होगा, सेपरेट होगा या पेयर अप होगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट 2 allele of a gene pair are located on a similar site on a non-homologous chromosome। रीजन बिल्कुल गलत है। 2 अलील होती है एक जीन पेयर की। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक जीन है टॉल पेरेंट वाला, ठीक है, ये कंट्रोल करा, इसके 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर इसके दोनों अलील प्रेजेंट होंगे, कैपिटल टी वाला इस वाले क्रोमोसोम पे एंड सेम जगह पर दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर इसका अलील प्रेजेंट होगा कैपिटल टी। तो ये दोनों जो है, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इसकी 2 कॉपी है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और इन्हीं होमोलॉगस, क्योंकि ये एकदम होमो होते हैं, होमो है, सेम होते हैं देखने में, इनका स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, तो ये एकदम देखने में एकदम सेम होंगे और इसके सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे ये अलील प्रेजेंट होगा कैपिटल टी और इसमें भी होगा प्रेजेंट कैपिटल टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन पेयर का दोनों अलील प्रेजेंट होता है। वैसे ही ये टी जो स्मॉल टी वाला है इसका इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर होगा। जब आप इस वाले को देखोगे, इस वाले क्रोमोसोम को और इस वाले क्रोमोसोम को, ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस होंगे। लेकिन इस वाले जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम इसके अंदर आप देखोगे तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होगा जिसके दोनों अलील्स इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो रीजन गलत है क्योंकि यहाँ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा है। असर्शन से ये करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो यर वी कंप्लीट दिस। हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में केवल 7 क्वेश्चंस को करेंगे। आप देख ही रहे हो कितना टाइम लग रहा है और थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी वगैरह बहुत है। इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।